हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन के ऊपर कंसेप्ट डिस्कस किया था। आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन के ऊपर। उम्मीद है आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। रिफ्लेक्शन के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट्स बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड मिरर फार्मूला, रे डायग्राम, साइन कन्वेंशन, ये सभी हमने कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन के ऊपर पढ़ेंगे। वैसे तो रिफ्लेक्शन क्या है, एक ही चैप्टर के अंदर है ये, बट हमने इसको जरा पार्ट्स बाय पार्ट कर लिया। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बट हमने क्या है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्रैक्शन है वो रिफ्लेक्शन से साथ मिलता जुलता है। ठीक है, देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। रिफ्लेक्शन क्या है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, रिफ्लेक्शन बताया था। रिफ्लेक्शन क्या होता था, जब भी कोई लाइट आती थी किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल किया और वापस चली गई, इस फिनोमेना को हमने क्या बोला था, रिफ्लेक्शन बोला था। बट रिफ्रैक्शन क्या है, जब भी कोई लाइट किसी मीडियम से आकर, जैसे मान लो यहाँ पर एयर मीडियम है, यहाँ पर वाटर मीडियम है, ठीक है, जब भी कोई लाइट एयर मीडियम से वाटर मीडियम में जा रही है तो उसका डायरेक्शन क्या है, चेंज हो जाता है ना। ये जाना सीधा चाहती थी, मान लो सपोज करो यहाँ भी एयर है यहाँ भी एयर है, तो ये लाइट क्या जाती, ऐसे जाती। बट वाटर आने के कारण हो क्या गया, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज आ गया, है ना। इसी चेंज इन डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका सेकंड डेफिनेशन क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का बैंड होना ही क्या है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, हाँ रिफ्रैक्शन कहलाता है। अगर लाइट बैंड हो रही है इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर लाइट किसी सरफेस पर टकराई और वापस जा रही है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर लाइट बैंड हो रही है तो वो रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, भी लाइट बैंड क्यों हो रही है ना। लाइट बैंड क्यों हो रही है, जैसे आप सभी को पता है स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो एयर के अंदर है वो लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। मान लो ये एयर मीडियम हमारा, यहाँ लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है। और नीचे हमारा क्या है, ग्लास, है ना। एयर में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर है, बट ग्लास में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज है। तो लाइट को ग्लास के अंदर ट्रैवल करते हुए उसको थोड़ा मुश्किल होती है ना, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगी, दिस विल बी 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई लाइट रे एयर से ग्लास मीडियम में जा रही है तो उसका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। स्पीड क्या हो रहा है, कम आ रहा है। अगर एयर से ग्लास में जा रही है तो कम हो रहा है, एयर से वाटर में जा रही है तो स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी चेंज इन स्पीड होने के कारण क्या हो रहा है, उसका जो पाथ है वो भी चेंज हो रहा है। इसका रीज़न यही है कि जो लाइट यहाँ पर बैंड हो, देखो अगर मान लो मीडियम नहीं होता तो लाइट ऐसे चला जाता, है ना। बट मीडियम बीच में होने के कारण लाइट क्या है, इस रास्ते से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि लाइट का स्पीड एयर और ग्लास में अलग अलग है ना। एयर में इसका स्पीड ज़्यादा है, ग्लास में स्पीड कम है। स्पीड क्या हो रही है, स्लो हो रही है, इसलिए लाइट क्या हो रही है, बैंड हो रही है। देखो इसमें हम ऐसे समझते हैं, ये क्या हमारी इंसिडेंट रे, ये क्या हमारी नॉर्मल रे एंड ये क्या हमारी रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बारे में हम हमारा प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं क्या होती है ये ना। अब जो नॉर्मल रे है, जो इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बना रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारी, जो वापस बाहर आ रही है सरफेस पर टकराकर, वो नॉर्मल रे के साथ कितना एंगल बना रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो
इस केसेस में क्या हुआ, अगर कोई भी रे है ना रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है ना, रेयर से डेंसर मीडियम में, रेयर मतलब बोलेंगे लाइट मीडियम है ना, रेयर किसको बोलेंगे हम, लाइट मीडियम को रेयर बोलते हैं, और डेंसर मतलब हैवी मीडियम, जिसका मीडियम क्या हो, हैवी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है ना, रेयर से डेंसर में आ रही है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर कोई लाइट डेंसर रे है ना, मान लो ये क्या हमारा, ये डेंसर मीडियम है और ये क्या हमारा रेयर मीडियम है ना, ये क्या हमारा रेयर मीडियम है। अगर कोई लाइट किसी मीडियम में डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है तो वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। जो लाइट की रेज होगी वो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। बट डेंसर टू रेयर टू डेंसर में वो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के वो पास आएगी। अगर कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आया सबको समझ में? ये बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। बच्चों को डाउट आता है सर कि लाइट बैंड क्यों हो रही है। बैंड होने का सिंपल सा लॉजिक यही है, उसका स्पीड कम हो रही है ना। आप सपोज करो मैं कोई पत्थर को फेंक रहा हूँ ना, हवा से पानी, जैसे हम नदी के पास बैठे हम कोई पत्थर फेंक रहे हैं ना, हवा से वो पत्थर कहाँ जा रहा है, वो वाटर के अंदर जा रहा है, रिवर के अंदर जा रहा है। तो जैसे ही वो, जब तक वो हवा में रहता है तब तक वो पत्थर स्ट्रेट रहता है ना, उसका जो पाथ रहता है स्ट्रेट होता है। बट जैसे ही वो पानी के अंदर एंटर करता है उसका पाथ क्या हो जाता है, थोड़ा बैंड हो जाता है ना। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। इस सबको नोट कर लेना पड़ेगा, स्पीड ऑफ एयर क्या होता है, ग्लास क्या होता है, वाटर क्या होता है लाइट के अंदर। ठीक है, और जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर टू एयर जाती है, इट्स बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप नोट करो इसको। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है ना, जैसे इससे पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन है ना। एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये जो दोनों लॉज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। उसमें क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। एंगल आई और आर क्या था उसमें बराबर था। बट रिफ्रैक्शन में क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो हम आराम से समझते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी रेन क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रही है। ये क्या होगी हमारी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये सभी क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रही है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। जो पढ़ने में बच्चों को अजीब सा लग रहा होगा, सिंपल सा मतलब ये है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या लिख देखते हैं, साइन आई है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस पूरे वर्ड का यही मतलब है, साइन आई है ना, इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब क्या हुआ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या बोलता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बस खत्म है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो ये कैसे आ गया, हमने क्या किया इधर, ये देखो इसको मल्टीप्लाई 1 में मान लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही से हमारा क्या आ गया, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे यहाँ देखो, अभी लाइट हमारे कौन से मीडियम में है, एयर मीडियम में, मतलब रेयर मीडियम में। और ये कौन सा मीडियम हमारा, वाटर मीडियम है ना। तो इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आप सभी लिख लो इसको है ना, आप सभी लिख लो, व्हेन ए लाइट रे passes from rare medium to denser medium, it bends towards the normal. Okay, it bends towards the normal. Side point लिखो, when a light passes from denser medium to rare medium, it bends away from the normal. It bends away from the normal. अब बच्चों को कंफ्यूजन आता है, सर
किस मीडियम को हम रेयर मीडियम ले, किस मीडियम को हम डेंसर मीडियम ले। रेयर मीडियम वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तभी बच्चों को कन्फ्यूज था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, इसको हम इसके बात करेंगे। तो जिसके देखो रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसके अंदर लाइट का स्पीड ज़्यादा हो, है ना। अब एयर में ज़्यादा है या वाटर में ज़्यादा लाइट का स्पीड, एयर में। सो जो हमारा एयर मीडियम होगा वो क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। तो रेयर मीडियम अभी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज रेयर मीडियम। रेयर मीडियम इज दैट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। और डेंसर मीडियम का भी डेफिनेशन लिख लो आप, व्हाट इज डेंसर मीडियम, है ना। तो डेंसर मीडियम क्या होगा, डेंसर मीडियम is a type of medium in which speed of light is comparatively low, है ना, comparatively less is called denser medium। आप सब इसको नोट करो, आगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट टाइम हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना, कभी बच्चों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रटने का जरूरत पड़ता है, बट इसमें रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास से ही बताया, जो फिजिक्स है वो टोटली अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है किसी भी मीडियम के अंदर जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो कितनी क्लोजली बाउंडेड है ना, कितने क्लोजली बाउंडेड है। जैसे हम एयर मीडियम लेते हैं, एयर मीडियम में क्या है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, एयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल कुछ भी है, उनको बीच में क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम का हम कंसिडर करते हैं 1 मानते हैं, उसको हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। अगर कोई दूसरा मीडियम मान लेते हैं हम ग्लास मीडियम, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम का मतलब क्या हुआ, ग्लास मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने क्लोजली बाउंडेड है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि किसी भी मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने क्लोजली अटैच है, जितने ज़्यादा वो क्लोजली अटैच होंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। सेम है वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। सेकेंडली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 2 चीज़ें बताता है। पहला चीज़ मैंने क्या बताया, वो ये बताता है हाउ द टाइटली बाउंडेड द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मीडियम। सेकेंड पॉइंट हमें क्या बताता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। जिस मीडियम का जितना अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ज़्यादा लाइट को बैंड करेगा। एज कम्पेयर टू हम क्या करते हैं, एयर, वाटर और ग्लास को लेते हैं ना, जिसमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे कम होता है, तो बैंड करेगा बिल्कुल ना के बराबर करेगा। सेकेंडली फिर हमारा आता है वाटर और फिर आता है हमारा ग्लास। जैसे जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो बेंडिंग ऑफ लाइट बढ़ती जाएगी। और सेकेंडली ये हमें और क्या बताता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स है वो कितने क्लोजली बाउंडेड है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास 2 डेफिनेशन है ना। बुक्स में क्या 2 डेफिनेशन दिया हुआ है। एक्चुअली 2 मार्क्स में आता है, 2 और 3 मार्क्स में आता है सीबीएसई एग्जाम में और स्टेट बोर्ड्स में। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक्स में इसको एन से भी रिप्रेजेंट किया गया, तुम दोनों में किसी को लिख सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो न्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इसका जो क्वांटिटी होता है वो यूनिटलेस होता है ना, इसका कोई क्वांटिटी नहीं होता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मेजरिंग यूनिट नहीं होता। जैसे स्पीड का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का मीटर, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, ये मोस्टली बुक्स में दी हुई है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। इसी क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। देखो ये कैसे 1 2 है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ेंगे, है ना, पीछे से पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसमें क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। 1 मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कितना है। सेकंड में हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्या हो जाएगा, आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, ओके, V2 बाई V1 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा क्या है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है ना। यहाँ से हमारा एक लाइट आया, इंसिडेंट लाइट आया, मान लो ये एयर मीडियम है ना, और ये क्या है, डेंसर मीडियम है, ओके। तो क्या होगा, जब भी कोई लाइट, मैंने बताया था रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होती है, बैंड्स टॉवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट क्या हो गई, बैंड हो गई।
तो इसमें स्पीड कितना था इसका V1, इसमें स्पीड कितना था V2, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ν1 इज इक्वल टू V1/V2। ओके, आया सबको समझ में। इसके ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में। चैप्टर के लास्ट में हम जो टॉपिक्स से न्यूमेरिकल आते हैं उन सबको हम कवर करेंगे, इसको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर हम न्यूमेरिकल करते हैं, जो CBSE में पिछली बार पूछा गया है। क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी है, सिर्फ हमें क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट होना चाहिए। ओके, तो लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू ग्लास मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास प्लेट। क्या कह रहा है कि कोई, सबसे पहले देखो कभी कोई भी क्वेश्चन करना हो फिजिक्स का, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, है ना। क्या कह रहा है, ये हमारा एयर मीडियम है और ये क्या हमारा ग्लास मीडियम है ना। लाइट एंटर कर रही है कहाँ से, एयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे, ये हमारी क्या हो गई नॉर्मल लाइन। तो एयर से डेंसर में क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मान लिया इस लाइट का एयर के अंदर स्पीड कितना था V1 और ग्लास के अंदर इसका स्पीड हो गया V2। ठीक है, अब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या था, ν इज इक्वल टू V1/V2, है ना। तो V1 क्या हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही है ना हमारा फॉर्मूला, तो पिछली बार बताया मैंने। और न्यू का वैल्यू कितना दिया है 1.0, तो 1.50 इज इक्वल टू V1/V2, और V1 का वैल्यू हमें पता है, अभी मैंने बताया था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पुट करो इधर, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन में V2। अब इसको सॉल्व कर लो। अब हम क्या करेंगे इसको, देखो V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, ये 15 का डेसिमल है, लिख सकते हैं इसको। अब ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 10⁸ अपॉन 15, और ये क्या बन गया 13, 15 2 जा 30, तो हमारा आंसर क्या बन गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से, मतलब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रही है, तो उसका स्पीड देखो डिक्रीज हो रहा है ना। देखो मैंने आपको कंसेप्ट के स्टार्टिंग में बताया था, जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो उसके बैंड होने का रीज़न क्या है, उसकी स्पीड का घटना, है ना। देखो यहाँ भी क्या, जब लाइट की स्पीड एयर में कितनी थी 3 × 10⁸, बट जब वो ग्लास मीडियम में आ गई तो उसका स्पीड कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नोट करो आप इसको। नेक्स्ट हमारा क्या है, पिछले कुछ एग्जाम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ वैल्यू भी पूछा गया है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1 मार्क्स में। आपको पता है MCQ भी आ रहा है CBSE में, तो स्टेट बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बेंजीन एंड डायमंड, क्राउन ग्लास। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं, कुछ नोट डाउन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.003, इसको हम नियर अबाउट 1 भी मान सकते हैं। ओके, इसको 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.31। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33। बेंजीन वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन कितना है 1.05। नेक्स्ट इज क्राउन ग्लास को भी पूछा गया है 2-3 बार, तो क्राउन ग्लास को क्या आप थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिए, बेंजीन और स्टार मार्क एंड डायमंड, ये 3 क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है। जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42 एंड क्राउन ग्लास का 1.52। ओके, इसी के बेसिस के ऊपर एक CBSE में क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33।
इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्ट, है ना। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। क्वेश्चन देखते बच्चों का सर घूम जाता है, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। देखो मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो कंसेप्ट में क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि उस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स है कितने क्लोजली बाउंडेड है ना। अगर मान लो देखो एयर में है, लाइट जा रही है ना, तो लाइट क्या एयर के अंदर इजीली ट्रैवल कर सकती है। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या दूर दूर है, उसको रास्ते में कोई रुकावट मिल नहीं रही। बट एज कम्पेयर टू ग्लास, आइस, बेंजीन, इनमें क्या है जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो उनके मॉलिक्यूल्स है मीडियम के, वो क्या टाइटली बाउंडेड है ना, टाइटली बाउंडेड है। तो उनमें से बीच में जाने का रास्ता क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि हमें उस मीडियम के टाइटली बाउंडेडनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है, हमें बताना है किस मीडियम में वो लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी। तो मैंने आपको जैसे बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेसर इज द स्पीड, है ना। आप इसको लिख लीजिए, मोर या हायर इज द refractive index, lesser is the speed. Higher is the refractive index, lesser is the speed. Lesser is the refractive index, higher is the स्पीड। आया समझ में सबको? हायर इज द स्पीड। ठीक है, मतलब जिस मीडियम का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका उतना उसके अंदर लाइट का स्पीड उसमें ज़्यादा होगा। यहाँ देखो कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.44, 1.47 एंड 1.33। तो सबसे जब अभी मैंने क्या बताया, लेसर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर इज द स्पीड, है ना। इसका मतलब वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तीनों में सबसे कम है। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी, वाटर के अंदर होगी। आया सबको समझ में? इस कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आज हम यही तक करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन हब। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।